सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से मैं चित्रकूट त्रिपाठी आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने क्लास में बात की थी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि जो आनुवंशिक विषमता होती है उसकी बात की थी। उसी से हम बात की शुरुआत करते हैं। आप सब लोग इस चीज़ को अच्छे से भली भांति समझते हैं कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। महिला के अंदर भी ऐसा ही होता है और पुरुष में बस XY हो जाता है, यानी 44 XY। हमने बात यहीं से स्टार्ट की थी, कल यहीं से फिनिश की थी। मैंने ये बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन से जब 2 युग्मक बनते हैं तो ये 22X और 22Y प्रकार का होता है, और ये भी XX, और ये वाला जो होता है ये होता है 22X और 22Y प्रकार का होता है। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या होता है कि जो कायस्मेटा की प्लेट होती है, कायस्मेटा की प्लेट के बाद क्या होता है, जीन विनिमय के समय उस समय कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। कोई 2 लाख में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि ये X यहाँ से यहाँ चला जाता है, यानी एक जगह है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। आपको आपके सामने एक कल मैंने छोटी सी एक पिक दिखाई थी, उस पिक में आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसके अंदर प्रत्येक गुणसूत्र एक जोड़े में व्यवस्थित है। अगर इस जोड़े में 2 गुणसूत्र हों तो बात तो समझ में आती है, बहुत बढ़िया कि ये तो जोड़े में। लेकिन अगर एक गुणसूत्र कहीं से फालतू आ जाए, वो सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वो ऑटोसोम में से भी कोई हो सकता है। तो यदि ये एकदम से आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। ये टेक्निकली याद रखना, कल बहुत से बच्चों ने पूछा था कि ट्राइसोमी और मोनोसोमी का मतलब क्या है, तो पहले मतलब देख लीजिए। ट्राइसोमी बोलते हैं, 3 आ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ से तो निकल गया ना, तो यहाँ से एक जोड़े की जगह सिर्फ मतलब कि ऐसे करके जोड़ा होना था, इस जोड़े की जगह एक गुणसूत्र गायब हो गया, मतलब ये सिंगल रह गया। तो जब ये सिंगल रह जाता है तो इसको मोनोसोमी कहते हैं, और जब ये 3 हो जाते हैं तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। तो अगर ऐसा ऑटोसोम्स में, यानी जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं जिनसे हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ होता है, अगर ये हमारे ऑटोसोम के अंदर हो, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, तो ये मैंने आपको आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है कि ट्राइसोमी से कौन कौन से रोग होते हैं, मोनोसोमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जो ऑटोसोम की ट्राइसोमी और मोनोसोमी होती है, ये परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि 13वें जो गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी से कौन सा रोग होता है, 13 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 13। टै से याद रख लेना, पटाऊ सिंड्रोम नाम है रोग का, जो 13वें गुणसूत्र में ऑटोसोम में ट्राइसोमी के कारण होता है। दूसरा है 18वें गुणसूत्र में, मतलब आपको 13, 18 और 21 ये 3 याद रखने हैं। तो 13वें गुणसूत्र में तो पटाऊ, ट से 13 है ना, और ये 13वां गुणसूत्र तो पटाऊ सिंड्रोम याद रखना। दूसरा है एडवर्ड, 18 और एडवर्ड नाम एकदम मैच कर रहा है। 18 क्रोमोसोम में, यानी 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, 18वां क्रोमोसोम जो है 3 हो जाते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है 18वें में। तो जब 18वें में हो जाती है तो क्या कहलाता है, आप देखिए आपके सामने है, 18वें क्रोमोसोम में जब ट्राइसोमी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं 18, यानी 18 से बना एडवर्ड सिंड्रोम। और उसके बाद 21वां जो है, 21वां तो आप सब लोगों को पता ही है, कल पूरी क्लास में डिस्कशन ही उसके ऊपर हुआ था। जब 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो वो डाउन सिंड्रोम, तो इस तरह से ये 3 पूछ लेते हैं, बहुत बार परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित में से पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जब 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है। इसी तरह से पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से एडवर्ड सिंड्रोम का कारण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 21वें क्रोमोसोम में जब आपके पास ट्राइसोमी हो जाए, 18वें में जब ट्राइसोमी हो जाती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, तो ये तो हमने कल प्रश्न किया ही था कि 21वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा होता है। कल मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था हल्का हल्का, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये आनुवंशिक रूप से विकृत बच्चे पैदा होते हैं इनसे, आनुवंशिक रूप से। इसके अलावा एक विकार और था, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ऑटोसोम तो नॉर्मल रहे लेकिन सेक्स क्रोमोसोम इधर से उधर चला जाए, तो अगर 44XXY हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ,
जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो 2 की बजाय 3 हो गए, यानी सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो गई। तो जब सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर इसी तरह से अब ये पुरुषों में होने वाला लक्षण है, पुरुषों में महिलाओं वाले लक्षण आ जाते हैं, स्तनों का विकास हो जाता है, बताया था मैंने, टेस्टिसल विकसित रह जाते हैं, तो ये गुण होते हैं इसके। अब मतलब गुण या यूँ समझ लीजिए कि ये मतलब साफ साफ पहचान में आ जाते हैं। जबकि महिलाओं में अगर 44X की जगह एक चीज़ मिसिंग हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो गई। तो सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो गई तो सिंपल सी बात है, सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी से तात्पर्य ये है कि अब इसका नाम पड़ गया, अब ये क्या बन गया, कौन सा सिंड्रोम बन गया? हाँ, इसका एक स्पेशल नाम था, कल मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं नहीं बताऊंगा, स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख लीजिए इसको क्या कहते हैं। तो ये हो गया, ये महिलाओं के लिए था। तो ये तो थे 2। अब आप देखिए, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकार गुणसूत्र कुल 47 होने के कारण होता है, तो उसका जवाब देखो, ये भी 47 हो गए, देखो 44, 45, 46 और 47। और अगर 18वें में ट्राइसोमी होगी तो भी यही, 21वें में ट्राइसोमी होगी तो भी यही, है ना, 13वें में ट्राइसोमी होगी तो भी 47 ही होंगे। उसने आपकी ऑटोसोम और उसको मिला के प्रश्न पूछ लिया कि निम्नलिखित में से 47 क्रोमोसोम से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम, और ऑप्शन सी आपका पटाऊ सिंड्रोम, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड में दीजिए आप लोग। ये पहला प्रश्न है आपका, 1 2 3 4 और ये 5। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी में 47 गुणसूत्र हैं भाई। इसका प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकार ट्राइसोमी से उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वही 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से क्या उत्तर सही होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, तो बताइए इसका कौन सा उत्तर संभव होगा जी। 1 2 3 4 और ये 5, यानी आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसी तरह से मोनोसोमी में अगर आ जाए तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेटाबॉलिक विकार भी इन्हीं वजह से पैदा होते हैं। मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था कि मैं आज आप लोगों को जो अपूर्ण प्रभावित है उसके आधार पर सिकल सेल एनीमिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो अक्सर अब आने वाले जो नए ट्रेंड में जो नया प्रश्न बनता है इसमें से, क्योंकि सब लोग जानते हैं भाई उसमें मेटाबॉलिक विकार पैदा हो जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन हंसिया के आकार की जो सिकल सेल, यानी कि जो आरबीसी है वो एकदम हंसिया जैसी हो जाती हैं। वैसे तो ऐसे गोल होती हैं, लेकिन गोल की बजाय ऐसे हंसिया के आकार की हो जाती हैं। इसको मेटाबॉलिक विकार कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अच्छा, इसको हम देखते हैं। क्या होता है कि मनुष्य में जो जीन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है सामान्य, हम उसको HbA मान लेते हैं। मान लो ये सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जबकि जो HbX मान लो इसको, ये जो है ना, ये सिकल सेल वाला है। सिकल सेल का S मान लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। सिकल सेल का S, ये सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है जो विकृत हीमोग्लोबिन का जीन है। अगर ये जीन शरीर में पहुंच गया, अगर इस जीन ने कॉम्बिनेशन कर लिया, इस जीन ने युग्मक में प्रवेश कर लिया, या इस जीन के युग्मक बन गए, तो उनसे जो नया बच्चा बनेगा उस बच्चे में ये वाला हीमोग्लोबिन विकृत वाला पैदा हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा? सामान्य होगा। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन एस पर पूरा प्रभावी नहीं होता। अगर पूरा प्रभावी हो तो ये कंडीशन देखो, इस कंडीशन में तो सामान्य व्यक्ति पैदा होगा, सामान्य, और इस कंडीशन में क्या होगा? सिकल सेल बच्चा पैदा होगा, और वो तुरंत मर जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो कोशिकाएं होंगी, जितनी भी लाल रक्त कोशिकाएं होंगी, वो एक हंसिया के आकार की, दंत्र कोशिका के आकार की होंगी, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी इसकी बहुत कम हो जाएगी, और बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो अपना होता है, जो सिंपल बेसिक जो एनर्जी होती है वो भी नहीं मिल पाएगी, और समय से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब चूंकि यदि ये प्रभावी होता तो ये कंडीशन होती SAS, अर्थात अगर किसी सामान्य हीमोग्लोबिन वाले मनुष्य की शादी किसी सिकल सेल एनीमिया वाले हीमोग्लोबिन वाले से कर दिया जाए, तो अगर ये A प्रभावी होता तो क्या होता है कि ये सामान्य रहता,
लेकिन ये पूर्ण प्रभावी नहीं होता। याद होगा आपको मिराबिलिस जलापा का पौधा, उसमें हमने कहा था कि भाई एक लाल पुष्प वाला होता है पौधा और एक सफ़ेद पुष्प वाला पौधा होता है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है तो गुलाबी बनता है। गुलाबी का मतलब लाल रंग और सफ़ेद रंग मिक्स हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब सामान्य वाले को किसी सिकल सेल एनीमिया वाले से जब हम क्रॉस कराते हैं तो अपूर्ण प्रभाविता की वजह से इसमें क्या 50% तो सामान्य आरबीसी का निर्माण होता है, लेकिन 50% क्या होता है, हंसियाकार जो है कोशिकाएं बन जाती है। इस वजह से ये रोग प्रकट होता है। अब देखिए 50% तो सामान्य है, इसीलिए 50% तो अपना काम करते हैं, तो ऐसे मनुष्य थोड़े समय तक जी जाते हैं। तो इनमें ये रोग प्रकट होता है, ये ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा काम करने पर सांस फूलती है, क्योंकि इनकी 50% जो हीमोग्लोबिन है वो विकृत होता है। यानी इनके शरीर में लगभग 50% नॉर्मल वायु पहुँचती है और 50% ना के बराबर पहुँचती है एकदम इसकी वजह से। तो इसलिए कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से सिकल सेल एनीमिया का मूल कारण है, तो इसके 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं बताना। पहला ऑप्शन, यह प्रभाविता के नियम के आधार पर रोग होता है। दूसरा नियम, अपूर्ण प्रभाविता के नियम के आधार पर यह रोग होता है। तीसरा ऑप्शन, पृथक्करण के नियम के आधार पर यह रोग होता है। और चौथा ऑप्शन आपका जो है, सहप्रभाविता के नियम पर यह रोग होता है। अब आपके पास 5 सेकंड है, मैंने आपको बता ही दिया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, तब तक 5 सेकंड भी हो जाएंगे। जब ए प्रकार का हीमोग्लोबिन होता है तो सामान्य व्यक्ति का सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन जब SS होता है तो सिकल सेल बन जाते हैं सारे और व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, यानी रोग प्रकट नहीं होता है। लेकिन जब सामान्य और ये आपस में मिक्स होते हैं तो एक विशेष कारण से 50% ऐसी और 50% ऐसी बनती है। अब जिसने मेरी पुरानी बात सुनी होगी इसका उत्तर आराम से दे देगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, हाँ बिल्कुल, यानी सिकल सेल एनीमिया रोग का कब प्रकट होता है? जब अपूर्ण प्रभाविता का नियम इस पर लगता है। अपूर्ण प्रभावी होता है जब, यानी ये पूर्ण प्रभावी नहीं है, जो सामान्य वाला है वो इस पर पूर्ण प्रभावी नहीं, अपूर्ण प्रभावी, इसलिए मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की वजह से दोनों प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है, इसलिए व्यक्ति जिंदा रह पाता है, काफ़ी दिनों तक जिंदा रह पाता है, काफ़ी सालों तक जिंदा रह पाता है, ठीक है ना। इसीलिए यही कारण है, यही रीज़न है कि हम इसमें ये गहरा प्रश्न बनता है, क्योंकि बुक्स वगैरह में इसका वर्णन कम ही मिलता है। जब हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे ना तब जाके इसका वर्णन मिलेगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, फिर हम कहते हैं यार वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें तो थे नहीं, तो हो सकता है ना हो, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति के शरीर में हो सकता है। 4 ऑप्शन है, केवल सिकल सेल, दूसरा ऑप्शन सामान्य और सिकल सेल दोनों, तीसरा ऑप्शन अधिकतर सामान्य सेल थोड़े बहुत सिकल सेल, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। मुझे पूरा विश्वास है 5 सेकंड में आप इसका उत्तर दे देंगे। ये तीसरा प्रश्न था आज का। 1 2 3 4 5, तो आप इसका उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा भाई? आधे तो क्या होते हैं, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? आधे क्या होते हैं? सामान्य, और आधे सिकल सेल होते हैं। इस वजह से क्या वो रोग प्रकट होता है। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है यदि किसी कॉम्बिनेशन में या किसी सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति का विवाह किसी सामान्य व्यक्ति से कर दिया जाए और उसमें शुद्ध रूप में सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन आपस में अरेंज हो जाएं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सभी की सभी सेल सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, कुछ सिकल सेल में कन्वर्ट होंगी तथा कुछ नॉर्मल रहेंगी। तीसरा ऑप्शन, कुछ सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी किंतु लिथैलिटी के कारण मृत्यु हो जाएगी। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भाई सारे के सारे सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो ये तो था सिकल सेल के ऊपर। अच्छा, सिकल सेल क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन का एक विकार है, एक प्रकार का, ये उपापचयी विकार बोलते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है। पहला ऑप्शन लैंगिक प्रकार का, दूसरा ऑप्शन मेटाबॉलिक प्रकार का, तीसरा ऑप्शन ऑटोसोमल प्रकार का, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से उपरोक्त सभी प्रकार का। तो ये जो है आपके पास इसके ऑप्शन है। अब आप बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 1 2
3 4 और ये 5। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़्यादा कमेंट किया कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके सामने है, देखिए अब मैं क्या कहूँ, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा इसका। इसी तरह से हीमोग्लोबिन से संबंधित जितने भी ये जो है ना आनुवंशिक मेटाबॉलिक विकार, ये बहुत बार प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये एक काल्पनिक प्रश्न है, ये आ सकता है। जब आपको पता होगा ना कि ये तो एक आनुवंशिक विकार है, तो फिर इसका उत्तर आ जाएगा कि ये आनुवंशिक ये एक उपापचयी विकार है। तो फिर आपके पास उत्तर आ जाएगा कि ये आनुवंशिक प्रकार का तो है ही, लेकिन ये एक आनुवंशिक उपापचयी विकार है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आराम से पूछा जा सकता है। अच्छा, तो ये तो थे इससे संबंधित नियम। आशा ये करता हूँ आप लोगों से कि आज की क्लास हमारी छोटी रही है, लेकिन ये बचा हुआ हिस्सा था, ये मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये कुछ चीज़ें मैं आपको रटने के लिए दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न भी हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से करिए, और इन प्रश्नों को मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अगली क्लास में बता दूँगा। तब तक के लिए ढेर सारा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।